मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। बेटा हीट का ट्रांसफर होता क्यों है, पहले ये पता होना चाहिए आपको। क्या होने से हीट का ट्रांसफर होता है? जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस होने से आपने पढ़ा 10th क्लास में, चार्ज फ्लो करता है, और चार्ज फ्लो करता है तो हम बोलते हैं करंट फ्लो कर रही है। या लेवल का डिफरेंस होगा, प्रेशर डिफरेंस होगा तो फ्लूइड भी फ्लो करता है, लिक्विड फ्लो करता है अपर लेवल टू लोअर लेवल। ऊपर वाली टैंक से खुद पानी नीचे आ जाता है, प्रोवाइडेड उसमें होना चाहिए, बट नीचे से ऊपर पहुंचाना हो तो मोटर ऑन करनी पड़ती है ना। तो अपने आप जो वाटर का फ्लो होता है वो होता है फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। बिल्कुल वैसे ही अपने आप जब हीट का फ्लो होगा तो वो होगा टेम्परेचर डिफरेंस के कारण, और अपने आप जो फ्लो होगा वो होगा फ्रॉम बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू द बॉडी एट लोअर टेम्परेचर। मतलब एक बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, दूसरी बॉडी का टेम्परेचर कम है, हम इन दोनों को कांटेक्ट में रखें तो एक से दूसरे में हीट फ्लो करेगी। कब तक फ्लो करती रहेगी? जब तक ये दोनों बॉडीज थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाती। थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गई मतलब दोनों का टेम्परेचर बराबर हो गया, राइट। अब क्या हीट रिवर्स फ्लो नहीं कर सकती? क्या हीट का फ्लो कोल्ड टू हॉट नहीं हो सकता? बॉडी एट कोल्डर लोअर टेम्परेचर टू द बॉडी एट लोअर हायर टेम्परेचर, अपने आप तो हीट फ्लो करती है फ्रॉम हॉट टू कोल्ड, लेकिन कोल्ड टू हॉट भी करवाया जा सकता है। जैसे अपने आप तो पानी ऊपर वाले से नीचे आ जाता है, नीचे टैप खोलोगे तो पानी आ जाएगा, बट नीचे से ऊपर भी पहुंचाया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ सम काइंड ऑफ वर्क, सम काइंड ऑफ एनर्जी। तो ऐसे ही इसी चैप्टर में थर्मल फिजिक्स में आगे चल के हम देखेंगे कि हीट को कोल्ड टू हॉट भी फ्लो करवाया जा सकता है एनर्जी देके। रेफ्रिजरेटर का यही काम है, एक जो फ्रिज होता है वो फ्रिज का यही काम होता है कि कोल्ड बॉडी जो है उसको और कोल्ड करना है। और आपको मैंने बेसिक क्लास में बता दिया कि एक बॉडी से अगर हम हीट निकालते हैं तो उसका टेम्परेचर कम हो जाता है, और अगर हम किसी बॉडी को हीट सप्लाई करते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, राइट। लेकिन कौन से तरीके हैं जिनसे हीट का ट्रांसफर होता है? एक चीज तो कंफर्म है, द ट्रांसफर ऑफ हीट टेक्स प्लेस ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। हीट का ट्रांसफर होता है टेम्परेचर डिफरेंस के कारण। अपने आप जो होगा वो होगा हॉट टू कोल्ड, बट कोल्ड टू हॉट भी पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है बाद में देखते हैं। अब ये ट्रांसफर जो है हीट का है, व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स, कौन से तरीके हैं हीट जिनके कारण फ्लो कर सकती है फ्रॉम वन टेम्परेचर टू अनदर टेम्परेचर, चाहे हाई टू लो हो चाहे लो टू हाई हो। ठीक है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे बेटा। वन इज कंडक्शन, द सेकेंड इज कन्वेक्शन, और तीसरा है रेडिएशन। कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। बेटा जो कंडक्शन है इट जनरली टेक्स प्लेस इन सॉलिड्स। इन जनरल कंडक्शन किस में होता है? सॉलिड्स में जो हीटिंग है वो कंडक्शन की वजह से होती है। इन जनरल इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मरकरी एक एक्सेप्शन है इसमें। although mercury is not a solid at room temperature, but mercury का हीटिंग भी कंडक्शन से ही होता है। ठीक है, कंडक्शन इज a mode of transfer which generally takes place in solids। और बेटा ये कंडक्शन जो है दिस इज द स्लोएस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। सबसे स्लो मोड है हीट ट्रांसफर का। इट इज द स्लोएस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जैसे मान लीजिए ये एक कोई रॉड है, मेटल की रॉड है,
इस रॉड के किसी एक एंड को हम फ्लेम के ऊपर रख दें, यहाँ से कोई फ्लेम है, कोई कैंडल है या कोई भी सोर्स है हमारे पास, और दूसरे एंड को हम हाथ में पकड़ लें, इट इज ए मेटेलिक रॉड। दूसरे एंड को हम हाथ में पकड़ लें, एक एंड से हम हीट करना स्टार्ट कर दें, दूसरे एंड को हाथ में रखें, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, थोड़ी देर बाद हमारे हाथ से छूटना शुरू हो जाएगी, छोड़ना पड़ेगा हमें, अदरवाइज हाथ जल जाएगा हमारा। तो पहले ऐसा सोचा जाता था, अर्लियर कॉन्सेप्ट देखो क्या है, कि इस मेटल के अंदर कोई लिक्विड होता है, कोई फ्लूइड होता है, और जब टेम्परेचर बढ़ा तो वो फ्लूइड फ्लो करने लगा, जैसे लावा फ्लो करता है ना, वॉल्केनो जब इरप्शन होता है तो उसमें फ्लूइड फ्लो करता है। सो इट वाज थॉट कि यहाँ से कोई, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से हमें पता है डेंसिटी कम होती है, तो वो जो लावा है यहाँ पर, वो जो फ्लूइड है वो फ्लो करने लगा, और वो फ्लो करके इधर आ गया। अब गरम गरम फ्लूइड इधर आ गया तो इधर भी हीट हो गई, और इस फ्लूइड को नाम दिया गया कैलोरी, कैलोरी फ्लो करती है, बट ऐसा कोई भी फ्लूइड एग्जिस्ट नहीं करता है, दिस इज जस्ट ए कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो फिर ये कॉन्सेप्ट तो डिस्कार्ड कर दिया। हीट का फ्लो हुआ कैसे, वो मैकेनिज्म समझो बेटा, और ये समझो कि ये स्लोएस्ट मोड कैसे है। ये मेटेलिक रॉड है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट आल्सो। इलेक्ट्रिसिटी के तो है ही है, करंट के तो गुड कंडक्टर्स होते हैं, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट आल्सो। ठीक है, जो इंसुलेटर्स हैं जनरली, जो हम बोलते हैं कि जैसे वुड, प्लास्टिक है, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स हैं, थर्मल इंसुलेटर्स भी होते हैं। ठीक है, एयर इज आल्सो ए थर्मल इंसुलेटर, एयर इज आल्सो ए थर्मल इंसुलेटर, मतलब इंसुलेशन प्रोवाइड करती है एयर, दैट इज वाई जब विंटर होता है, ड्यूरिंग विंटर वी ऑलवेज प्रेफर कि स्टफ्ड होना चाहिए थोड़ा सा, सो दैट बीच में जो ट्रैप्ड एयर है वो हीट को एस्केप नहीं होने दे। अगर थिन लेयर होगी ना तो हीट इजिली एस्केप हो जाएगी, और अगर थिकनेस ज्यादा होगी थोड़ी उसकी, मतलब उसमें एयर होगा, तो एयर हीट को एस्केप नहीं होने देती। तो हम मेटल रॉड की एग्जांपल लेके इसको कर रहे हैं, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स। क्या होता है, यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसमें, क्योंकि मेटल्स में वी हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या हुआ, अब एक्चुअली तो इलेक्ट्रॉन एक चार्ज्ड पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन तो फ्लो करता है पोटेंशियल डिफरेंस के कारण। अब यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस तो है नहीं, यहाँ बेटा इधर से इलेक्ट्रॉन इधर नहीं आ सकता। इलेक्ट्रॉन तो तब आता जब एक तरफ बैटरी लगाई हमने, फिर पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन को खींचता, तो वो तो होता है कि करंट फ्लो कर रही, यहां पर भी करंट फ्लो करेगी बट नॉट इलेक्ट्रिक करंट, यहां पर सिर्फ हीट का फ्लो होगा। क्या होना है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन जो है जब इसको एनर्जी मिले ना, तो इसकी देखो, ये हीट एनर्जी मिलने से इसकी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाएगी, मतलब थर्मल एनर्जी होती है। ये इलेक्ट्रॉन मान लो ऐसे कभी ऑसिलेट कर रहा था, जब इसको एनर्जी मिली हीट की फॉर्म में, तो ये ज्यादा एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करेगा। जब ये ज्यादा एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करेगा ना, तो इसके साथ में तो और बड़े सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। इन जनरल मेटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स 10⁻28 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पर मीटर क्यूब, या ऐसे समझो 10⁻22 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पर सेंटीमीटर क्यूब। यू कैन मेक एन आइडिया कि कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 1 सेंटीमीटर क्यूब में, बहुत ज्यादा। तो जब एक को एनर्जी मिलेगी ना, तो ऑटोमेटिकली जब उसका वाइब्रेशन बढ़ेगा तो दूसरे को भी एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी, क्योंकि दूसरा बिल्कुल उसके पास है। 1 सेंटीमीटर क्यूब में इतने हैं, तो मतलब वो पूरा ओवर क्राउडिंग है वहां, ऐसा नहीं है कि खाली जगह है, और इलेक्ट्रॉन तो पूरे ऐसे हैं तो अलग अलग, बट वो सारे के सारे डेंस फॉर्म में है। तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली, इसने ट्रांसफर कर दी दूसरे को, तो दूसरा वाइब्रेट करने लगा ज्यादा एनर्जी के साथ, दूसरे ने ट्रांसफर की तीसरे को, तो तीसरा। तो यहाँ क्या हो रहा है बेटा, एक एक करके एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, इसलिए ये स्लोएस्ट मोड है। ठीक है, इसमें जो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम है, जैसे यहाँ मेटल, उनका एक्चुअल मूवमेंट नहीं होता है। मेटल में हीटिंग होती है कंडक्शन से, विदाउट द एक्चुअल मोशन ऑफ द पार्टिकल्स। ऐसे समझो कि जैसे ये कोई लाइन है एक, और इस लाइन के ऊपर बड़े सारे प्लेयर खड़े हैं,
ठीक है। और इसके पास, पहले वाले के पास एक बॉल है, दिस बॉल इज अ काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, इट इज अ काइंड ऑफ हीट। और आप क्या पर्पज है इसका कि ये बॉल यहां तक पहुंचानी है, सबसे स्लो तरीके से पहुंचाएगा। तो कैसे, ये इसको पकड़ाएगा, ये इसको देगा, ये इसको देगा, ये इसको, दिस इज द स्लोएस्ट मोड। इसमें किसी भी प्लेयर ने, किसी भी एथलीट ने अपनी पोजीशन नहीं छोड़ी, वही है, सिर्फ बॉल का ट्रांसफर हुआ। इसमें भी ऐसा होता है, ओनली द ट्रांसफर ऑफ हीट टेक्स प्लेस, एक्चुअल मोशन ऑफ द पार्टिकल्स डज नॉट। ठीक है, दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज द स्लोएस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। नहीं, इनिशियली सब जगह सेम है, क्योंकि इनिशियली हम ये बोलते हैं कि इस एंड से इस एंड पे हीट फ्लो नहीं कर रही, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर एक जैसा है। तो जितनी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी यहाँ है उतनी यहाँ है। जब हमने इधर हीट किया तो सबसे पहले इसकी एनर्जी बढ़ी। अब इसकी एनर्जी बढ़ने से क्या हुआ, देखो, इसकी एनर्जी बढ़ने से ये ज्यादा एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करने लगा। उससे क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। अब वो ट्रांसफर, वो टेम्परेचर बढ़ेगा मतलब हीट। ठीक है, उसने हीट गेन कर ली। जब उसने हीट गेन कर ली तो नेबरिंग वाले को ट्रांसफर हो जाएगी। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि इसका और इसका टेम्परेचर सेम होगा, इसका ज्यादा है, इसका कम है, इसका और कम, इसका और कम, इसका और कम, इसका और कम। लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है, हम यहाँ से जो हीट दे रहे हैं वो हीट स्लोली एंड स्टेडली ट्रांसफर हो रही है टू द अदर एंड। ठीक है, एक्चुअल मोशन नहीं हो रहा है, इसको सबसे ज्यादा हीट मिल रही है और यहीं से ट्रांसफर होती जा रही है। इसलिए अगर आप मल्टीपल ऐसे होल्स बना के ना चेक कर सकते हैं, होल्स बनाओ और हर एक होल में ना एक एक थर्मामीटर इंसर्ट कर दो, तो ये जो थर्मामीटर है ये सबसे ज्यादा टेम्परेचर दिखाएगा, ये उससे कम, 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 ये बिल्कुल कम। तो इस, लेकिन अगर हम हीट देते जाएंगे तो इसका रीडिंग बढ़ता जाएगा, इसका भी बढ़ेगा, इसका भी बढ़ेगा, इसका भी बढ़ेगा, इसका भी, इसका भी, इसका भी। इसका मतलब हीट आ रही है इधर, राइट। तो इस मोड को बोलते हैं कंडक्शन। दूसरा बेटा कन्वेक्शन, कंपैरेटिवली फास्टर है, इससे थोड़ा फास्ट है, एंड इट जनरली टेक्स प्लेस इन लिक्विड्स, फ्लूइड्स में होता है। इट जनरली टेक्स प्लेस इन फ्लूइड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, मैं एग्जांपल दूंगा अभी। और रेडिएशन जो है ये तो फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है, सबसे फास्ट। इसमें सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक हीट पहुंचती है विदाउट एनी मीडियम, मीडियम हो या नहीं हो, दैट डजंट मैटर। रेडिएशन में नो मीडियम इज रिक्वायर्ड, मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। कन्वेक्शन में लिक्विड्स एंड गैसेस होती है, जो सन की एनर्जी है, सन कीप्स द अर्थ सरफेस वार्म बिकॉज ऑफ रेडिएशन, है तो वो एनर्जी, लाइट एनर्जी, बट व्हेन इट फॉल्स ऑन सम सरफेस इट कन्वर्ट्स इट इनटू हीट एनर्जी। जैसे अगर हम मान लो इट्स ब्राइट सनी डे, हमारे सिर पे धूप पड़ती है, ऐसे लगता है जैसे इतनी गर्मी लग गई सिर पे, बट वी कैन प्रोटेक्ट आवर हेड विद द हेल्प ऑफ एन अम्ब्रेला। छाता रखेंगे तो छाता क्या करेगा, उसके ऊपर फॉल करेगी, तो हमें उसका इफेक्ट नहीं होगा। सो ये जो मोड है जिसमें डायरेक्ट सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक हीट आएगी, इस मोड को रेडिएशन बोलते हैं। सन की एनर्जी, रेडिएशन, सन की जो हीट एनर्जी है दैट इज रिसीविंग, बीइंग रिसीव्ड ऑन अर्थ ड्यू टू रेडिएशन। ठीक है, बीच में कई जगह ऐसी भी होगी जहां एयर ही नहीं है, वैक्यूम है, एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो मतलब वैक्यूम है। लेकिन जो ये रेडिएशन है, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेडिएशंस कैरी करती हैं, या ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है इनके थ्रू हीट एनर्जी आई। देयरफॉर ये फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है, क्योंकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं दे ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट विच इज 3 into 10 raised पर 8 मीटर पर सेकेंड। अगर वही एग्जांपल देखी जाए, इसने बॉल यहां पहुंचानी है, अगर ये डायरेक्ट ऐसे ही फेंक दे
बीच वालों को कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुई, बीच वाले नहीं होते तब भी कोई फर्क नहीं था, है तब भी कोई फर्क नहीं है। सो दिस इज रेडिएशन अमंग दीज। सेकेंड वाले को मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। पहला वाला क्या था, जो स्लोवेस्ट था, 1 बाय 1 देते जाओ, बॉल वहां पहुंच ही जाएगा। ये वाला इधर ही है, ये इधर ही है, ये इधर है। डायरेक्ट बिना बीच वालों को इन्वॉल्व किए फेंक दो, दैट इज रेडिएशन। बट अगर ये चलता हुआ है इसके पास, या इसके पास आ जाए, ये इसके पास आ जाए, इसके पास आ जाए, इसके पास आ जाए, तो दैट इज कन्वेक्शन। कैसा होता है वो दिखाऊंगा अभी एग्जाम्पल से। ये नोट करना है तो कर ले। सपोज करो बेटा किसी कंटेनर में वी हैव सम लिक्विड, वाटर ले लेते हैं हम। ये कोई कंटेनर है एंड इट कंटेन्स वाटर। इसको हम किसी स्टैंड के ऊपर रखें और यहां से हीट सप्लाई करना शुरू कर दें। ठीक है, तो इमेजिन करो क्या होगा, कैसे पूरे का पूरा जो वाटर है उसका हीटिंग हो जाएगा। सबसे पहले हम वाटर से ही स्टार्ट करते हैं, आल्दो आपको ये पता है कि पहले तो कंटेनर हीट अप होगा, ठीक है, फिर वाटर को मिलेगी, बट अभी हम वाटर की एग्जांपल से ही करेंगे। सबसे जो नीचे वाली लेयर है पानी की, ये जो लेयर है जो कि इस कंटेनर के साथ कांटेक्ट में है, सबसे पहले तो उसको हीट मिली। जब उसको हीट मिली उसका टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा तो उसकी डेंसिटी कम हो गई। ठीक है ना, क्या होता है इन जनरल मटेरियल, ये 4 डिग्री से तो ऊपर ही है ना टेम्परेचर, तो वो एक्सेप्शनल केस सिर्फ 0 to 4 वाला है, एनॉमलस बिहेवियर जिसको बोलते हैं। तो वाटर का हीटिंग स्टार्ट हुआ, जब इसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, डेंसिटी कम होने का मतलब इट विल बिकम लाइटर, सो इट विल गो अप, लाइटर हो गई, इट विल गो अप। ऊपर से हैवियर लेयर जो है वो डूब जाएगी, नीचे आ जाएगी। नाउ व्हेन इट कम्स डाउन, नीचे से इसको हीट मिलेगी, अगेन इट गोज अप, क्योंकि जब हीट मिली तो लाइटर हो जाएगी, ऊपर से फिर नीचे, एंड दिस प्रोसेस कीप्स ऑन गोइंग। क्या होता है, ऊपर से हैवियर लेयर, हैवियर एंड कोल्डर लेयर नीचे आती है, और वो जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ता है तो वो लाइटर हो जाती है, ऊपर चलती रहती है, और थोड़ी देर बाद क्या है, सारे का सारा पानी जो है वो गर्म हो गया। इसमें एक्चुअल मोशन हो रहा है, वाटर का जो हीटिंग हो रहा है, आप किसी कंटेनर में यू आर प्रिपेयरिंग टी और पानी गर्म कर रहे हैं, तो यू कैन सी कि वहां एक्चुअल मोशन हो रहा है, यू कैन फील द डिफरेंस। कई बार आप कैसे करते हैं, हमने पानी को गर्म कर दिया, ठीक है, और मान लो किसी कंटेनर में हमने पानी को डाला, देन वी फॉरगेट कि हमने कहीं पानी रखा हुआ, देन वी कम सडनली, थोड़ी देर बाद देखते हैं ऊपर वाली लेयर तो हाँ गर्म है, तो नहाने लगे, थोड़ी देर बाद नीचे तो पानी ठंडा था। उसका यही रीजन है, क्योंकि वो जो ठंडा पानी है ना वो हैवियर है, टेम्परेचर कम है, डेंसिटी ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा मतलब वॉल्यूम तो वही है जो है, डेंसिटी ज्यादा मतलब मास ज्यादा, तो इट इज सिंकिंग डाउन। तो ऊपर वाला जो लेयर्स है ना, टॉप वाली फ्यू लेयर्स, बस वही होंगी गरम गरम, बाकी नीचे तो ठंडा पानी है। और अगर कभी हम हीट कंटिन्यूसली सप्लाई करते जाएं तो ये एक्चुअल मोशन होता जा रहा है लेयर्स का, डिफरेंट लेयर्स आर ऑफ वाटर आर एक्चुअली मूविंग। सो ये इसलिए कंडक्शन से थोड़ा फास्टर है, क्योंकि जिसका टेम्परेचर बढ़ा वो ऊपर, ऊपर से नीचे। ऐसा ही होता है, वो जो लगाते हैं हम एक हीटिंग एलिमेंट लगा दिया रूम में, बड़ी एक्सट्रीम कोल्ड होता है तो क्या करते हैं, एक हीटर लगाते हैं, वर्टिकल हीटर लगा देते हैं। वो हीटर क्या कर रहा है, ऐसे वर्टिकल हीटर लगा दिया, अब हमारा रूम कैसे गर्म हुआ, मान लो ये हीटर है, ये इसके एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले जो यहाँ वाली एयर है, यहाँ वाली जो हवा की लेयर्स हैं, इनका टेम्परेचर बढ़ेगा, तो ये ऊपर चले जाएंगी, क्योंकि ये टेम्परेचर बढ़ेगा तो लाइटर हो गई, ऊपर से कोई हैवियर लेयर नीचे आ जाएगी, फिर ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो जो हैवियर होगी वो इसके पास आती जाएगी, जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ेगा फिर लाइटर हो जाएगी। तो दिस इज आल्सो द एक्चुअल मोशन ऑफ द लेयर्स ऑफ एयर, इसलिए हीट कन्वेक्टर बोलते हैं। तो जो होता है ना, क्या बोलते हैं, हीट कन्वेक्टर ही बोलते हैं हम तो उसको, ब्लोअर,
दैट इज एक्चुअली हीट कन्वेक्टर। ठीक है, वो कन्वेक्शन पे बेस है। वो एक्चुअल ऐसा नहीं हो रहा कि इसको हीट मिली, इसने इसको दी, क्योंकि एयर तो इंसुलेटर है, तो इंसुलेटर में तो कंडक्शन होती नहीं है। कंडक्शन किस में होती है? जो थर्मल गुड कंडक्टर्स हैं। दो तरह के मटेरियल्स होते हैं बेटा कंडक्टिविटी के बेसिस पे, चाहे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो चाहे थर्मल कंडक्टिविटी। वी हैव टू टाइप्स ऑफ मटेरियल्स, वन इज थर्मल कंडक्टर एंड द अदर इज थर्मल इंसुलेटर। थर्मल कंडक्टर कौन सा है? जिसमें बेटर कंडक्शन होती है। और थर्मल इंसुलेटर, जैसे अगर हमने कोई कुकिंग यूटेंसिल्स बनाने हैं तो हम प्रेफर करेंगे ऐसा मटेरियल चूज करेंगे जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी बेटर हो, ताकि वो अच्छे से कंडक्शन करे और अच्छे से हीट मिलेगी तो जल्दी कुकिंग हो जाएगी, तो सेव कॉस्ट। अगर थर्मल इंसुलेटर होगा तो उसमें तो वो तो हम गैस ऑन नहीं रखेंगे, लकड़ी के उसमें बनाना शुरू कर दिया, ठीक है, मान लो लकड़ी नहीं चली, वो बड़ी हार्ड है, बड़ी रिजिड है, धीरे धीरे देते जाओ तो अंदर जो उसके रखा होगा ना उसको पता ही चलेगा हीट भी हो रही, क्योंकि वुड जो है दैट इज थर्मल इंसुलेटर। ठीक है, इसलिए कुकिंग जो है, हीटिंग से जो कुकिंग करते हैं वो हमेशा ऐसे यूटेंसिल्स प्रेफर करते हैं जिनकी थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी हो। ठीक है, ये भी एक छोटा सा क्वेश्चन है कि कुकिंग यूटेंसिल्स जो है वो थर्मल कंडक्टर होते हैं, लेकिन जो हैंडल होता है वो हमेशा इंसुलेटर का होता है। लाइक एक फ्राइंग पैन है, उसका हैंडल में हमेशा आपने देखा होगा प्लास्टिक का वो लगा होगा, अदरवाइज हाथ जल जाएगा आपका। ठीक है, वो क्यों प्लास्टिक है? बिकॉज देयर वी नीड इंसुलेशन। इंसुलेशन करना मतलब हीट को ट्रांसफर नहीं होने देना, और कंडक्शन करना मतलब हीट को ट्रांसफर होने देना। एंड सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। सिल्वर इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आल्सो, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट आल्सो। इसलिए अगर हम सिल्वर के यूटेंसिल्स में कुकिंग करेंगे so that will be the best cooking, but because of cost we are not having silver utensils all the time, but पहले जमाने में ऐसा ही होता था, सिल्वर के यूटेंसिल्स होते थे। आजकल की डेट में भी अगर बेटर कुकिंग करनी होती है वी प्रेफर कॉपर, although अवेलेबल सबके पास एल्यूमिनियम होगा, बट कॉपर में हमेशा बेटर कुकिंग होती है। कॉपर यूटेंसिल्स हैव बेटर कंडक्टिविटी। तो सिल्वर के बाद कॉपर है, फिर एल्यूमिनियम, एंड बाकी आजकल तो हमारे पास एलॉयज भी हैं कॉस्ट इफेक्टिव। किसमें बेटा? एयर कंडीशनर, गर्म वाला ठंडा वाला? ठंडे वाले में रिवर्स होता है, वो जैसे रेफ्रिजरेटर है ना, रेफ्रिजरेटर से उल्टा प्रोसेस है वो अलग से बताऊंगा मैं। एयर कंडीशनर इज हीट इंजन वर्किंग इन रिवर्स ऑर्डर। एयर कंडीशनर रेफ्रिजरेटर ही है। अगर आप किसी रेफ्रिजरेटर को उल्टा रिवर्स यूज करोगे तो यू कैन यूज दैट हीट। जैसे रेफ्रिजरेटर के बैक साइड से क्या होता है, आप कंफ्यूज हो जाएगा, इसमें बैक साइड से रेडिएटर से हीट निकलती है ना, तो अंदर के एटमॉस्फेयर को उसने ठंडा रखा है, सिर्फ एप्लीकेशन का डिफरेंस है, लेकिन रेफ्रिजरेटर रूम को गर्म कर रहा है। अगर हम एक रेफ्रिजरेटर को विंडो में लगा दें ना और उसका डोर बाहर की तरफ खुला रखें, बाहर की तरफ खुला रखें, ऑन कर दें, तो वी कैन हीट अप द रूम। उसमें जो हीट आएगी, जो उस ठंडे एटमॉस्फेयर से हीट निकाल के हमें दे देगा, रूम को गर्म रखेगा, दैट इज एयर कंडीशनिंग, सर्दियों वाली। ठीक है, फॉर द टाइमिंग हम उसकी बात नहीं करते, हम बात करेंगे थर्मल कंडक्शन इन सॉलिड्स। मैथमेटिकल फॉर्मूला देखेंगे क्या यहाँ इन्वॉल्व है। थर्मल कंडक्शन इन सॉलिड्स। सपोज करो बेटा ये कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास, 3D ले लो चाहे, ठीक है, इस रूम की तरह कोई ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लीजिए। इसका ये एक फेस है और ये इसका दूसरा फेस है। इस फेस का टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा एज्यूम कर लेता हूँ, T+dt, और इसका टेम्परेचर T। इन दोनों फेसेस के बीच का डिस्टेंस है dx, और इस फेस का एरिया है a, राइट। टेम्परेचर डिफरेंट लिया, टेम्परेचर डिफरेंस होने से क्या होगा, इस फेस में से फर्स्ट में से सेकंड की तरफ क्या होगा, हीट का फ्लो होगा। जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है,
रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। आपने बेटा पढ़ा रेट, जब भी वर्ड दिखेगा आपको जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इट इज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अगेन dx by dt। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इज dt by dt। व्हाट इज कैपिटल T? टेम्परेचर, and small t is time, the rate at which temperature is decreasing or increasing, this is rate of flow of heat, so we write dq by dt। dq by dt is proportional to, किसके ऊपर डिपेंड करता है? एक तो ये डिपेंड करता है बेटा एरिया पे। बेटा अगर ये वॉल कंसीडर करूं, इस वॉल से उधर हीट जा रही है, अगर इस वॉल का एरिया ज्यादा होगा तो हर कहीं से जाएगी, और अगर एरिया ही इतना सा होगा तो सिर्फ इधर से ही जाएगी। तो जितना एरिया ज्यादा होगा उतना ज्यादा हीट ट्रांसफर होगी, और जितना एरिया कम होगा उतना कम। दूसरा, यहां और यहां दोनों फेसेस के बीच में जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतनी ज्यादा हीट फ्लो करेगी। अगर यहाँ टेम्परेचर 10 है और यहाँ 8 है तो ज्यादा करेगी, या यहाँ 100 है और यहाँ 10 है तो ज्यादा करेगी? जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा रेट ऑफ फ्लो उतना ज्यादा होगा। और तीसरा जो फैक्टर है वो है dx, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जितना दूर होगा उतना कम रिसीव करेगा ये हीट। इस इक्वेशन को अभी तो ऐसे ही लिखना, बट इसी इक्वेशन को हम थर्मल फिजिक्स में ओम्स लॉ भी बोलेंगे बाद में। जैसे आपने ओम्स लॉ पढ़ा ना, V इक्वल्स टू आई आर, मैं बताऊंगा ये V इक्वल्स टू आई आर कैसे है। पहले ऐसे ही इसी को देखते हैं। ये dq by dt हो गया ka इंटू dt by dx, ka dt by dx। ए तो एरिया ऑफ फेस है। देखो मैं इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताऊंगा आपको, डेली लाइफ एग्जांपल, स्पेशली ड्यूरिंग विंटर हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। हमारी बॉडी अपर पोर्शन इज ब्रॉडर, लोअर पोर्शन में वी हैव थिनर लेग्स, एरिया कम, हीट का लॉस कम होगा, सो वी वर्क विद वन फैब्रिक। बट अपर बॉडी हैज मोर एरिया, मोर एरिया तो 1 2 3 फैब्रिक होते हैं। क्यों? बिकॉज ज्यादा लॉस होगा हीट का। जितना एरिया ज्यादा होगा उतना हीट का लॉस ज्यादा होगा, और हीट का लॉस होने से क्या होगा? वी फील कोल्डर, टेम्परेचर कम हो जाएगा ना हमारी बॉडी का। सो कीप द बॉडी वार्म विद द हेल्प ऑफ 2-3 layers, because area is more, so we want to save this heat। और दूसरा, हम ऐसा मटेरियल यूज करेंगे, ये नहीं है कि पतली पतली चार डाल दी, हवा ही नहीं बीच में। अब बीच में हवा नहीं होगी ना तो अगेन हीट लॉस हो जाएगा। तो हवा क्या करती है? वो एयर थर्मल इंसुलेशन प्रोवाइड करती है। तो dq by dt ka dt by dx है। यहाँ दो चीजें हैं, ए तो दिख रहा है आपको, एरिया है। ये जो बेटा dt by dx है, this is a new term for you, it is called as temperature gradient। क्या बोलते हैं बेटा इसको? टेम्परेचर ग्रेडियंट। ग्रेडियंट इज चेंज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। जैसे dt होता है, इट इज चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। व्हेन यू हैव dx इन द डिनोमिनेटर, हमेशा देखना, तो उसको ग्रेडियंट बोलना। आप में से कुछ लोगों को याद होगा, हमने पढ़ा था F इक्वल्स टू du बाई dx। ये बताया था आपको, ग्रेडियंट चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद डिस्टेंस, du बाई dy या du बाई dr बोलते हैं। तो dt बाई dx क्या हुआ? टेम्परेचर ग्रेडियंट, इट इज चेंज इन टेम्परेचर विद डिस्टेंस। और ये जो dx है, dx तो डिस्टेंस है एक्चुअली, ये जो k है इसे बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं बेटा इसको? कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। क्योंकि कितनी हीट फ्लो करेगी वो इस चीज पे भी डिपेंड करता है
कि मटेरियल की नेचर कैसी है। हर एक मटेरियल में एक जैसा नहीं ना होगा। हम बोले कि एक आयरन का ले लिया ऑब्जेक्ट और दूसरा प्लास्टिक का ले लिया, तो ये इक्वेशन तो कह रही है कि एक जैसा होना चाहिए। डिफरेंट मटेरियल्स विल हैव डिफरेंट के। कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है बेटा, तो बताओ इस के का यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट स्पेशली ऐसा यूनिट क्या होगा, और इस के का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। कूलम कहां से लाया भैया, चार्ज कहाँ है यहाँ, तो है जगह है। डी क्यू इज हीट, हीट अपॉन टाइम। अगर आप सोचो तो जूल पर सेकंड वॉट होता है। चार्ज कहाँ पड़ा है, अभी मेरे को पहले लिखने दो। K इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी डिवाइडेड बाई ए इंटू डी टी बाई डी एक्स। वट इज डी क्यू बाई डी टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, मतलब इट इज हीट फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, इट इज जूल पर सेकंड सर डिवाइडेड बाई। M1 सर M1 L1 T माइनस 3 K माइनस 1। हाँ पहले यूनिट देखते हैं। ओके सर। जूल पर सेकंड मीटर स्क्वायर डी टी बाई डी एक्स। मैंने यहां नहीं लिखा क्योंकि यहां लिखना था केल्विन पर मीटर। टेम्परेचर ग्रेडियंट, टेम्परेचर अपॉन डिस्टेंस, टेम्परेचर का यूनिट है केल्विन और डिस्टेंस का मीटर है। सो दिस वुड बी इक्वल टू जूल पर सेकंड, तो वॉट होता है मीटर एंड केल्विन। यू रिमेंबर दिस, वॉट पर मीटर पर केल्विन। और बेटा अगर डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है अगर डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है तो यहीं से लिख लो। वॉट मतलब पावर का है ना, पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है M1L2T-3 डिवाइडेड बाय मीटर। मीटर मतलब L1, केल्विन मींस K1, क्योंकि टेम्परेचर तो फंडामेंटल क्वांटिटी है। सो इट विल बी इक्वल टू M1L1T-3 K-1। ठीक है, लेट अस कम बैक टू द सेम इक्वेशन, क्योंकि सिर्फ यूनिट और डायमेंशन थोड़ी फाइंड करने हैं। पता चल गया डायमेंशन कैसे किए, करेंगे खुद। किसी रॉड के लिए कैसे लिखूंगा, फॉर ए रॉड ऑफ लेंथ L, ऐसे देखना बेटा। एक रॉड है जिसकी लेंथ है L, एक एंड का टेम्परेचर है T प्लस डी टी, दूसरे एंड का टेम्परेचर है T। जैसे एक रॉड के दोनों एंड्स के अक्रॉस अगर हम पोटेंशियल अलग अलग लगाएं, पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, करंट फ्लो करेगी। टेम्परेचर डिफरेंस होने से हीट फ्लो कर रही है, तो डी क्यू बाई डी टी विल बी इक्वल टू, वही इक्वेशन है, के ए इज द एरिया, डी टी बाई एल। ठीक है, यहाँ dx की जगह क्या लिख दिया मैंने, L।
आल्दो आपको डी टी बाई डी एक्स लिखा के मैंने ये बता दिया कि टेम्परेचर ग्रेडियंट नाम की भी कोई चीज होती, बट किसी रॉड के लिए हम इसको डी टी बाई एल लिखेंगे। डिस्टेंस के लिए डिस्टेंस और लेंथ एक ही बात है ना, एक्स बोलो या एल बोलो, इधर एक्स लिख दो, बट अभी यहाँ स्पेसिफिकली ना मैं लेंथ की टर्म्स में लिखवाऊंगा। बेटा क्या इस इक्वेशन को ऐसे लिखूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, देखना ध्यान से। सेम है या डिफरेंट है? सेम है ना, पक्का? अब ध्यान से देखो, ये है डी क्यू बाई डी टी, ये वैसे ही है जैसा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम होता है तब भी तो डी क्यू बाई डी टी लिखते हैं, लेकिन जब चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम होता है तब तो बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ हीट फ्लोइंग पर यूनिट टाइम है, क्या बोलेंगे? हीट करंट। क्या बोलेंगे इसको? हीट करंट लगती है कई बार, जून के महीने में तो करंट लगती है यहाँ चलने से, ऐसे लू चलती है तो हम बोलते हैं हीट करंट है ये, तो ये हीट करंट है, दिस इज हीट करंट। क्यों फ्लो कर रही है हीट? बिकॉज ऑफ दिस dt which is called as the temperature difference। ठीक है, अब देखना ओम्स लॉ में बताऊंगा। इलेक्ट्रिसिटी में जब आप ओम्स लॉ पढ़ते हो लिखते हैं V इक्वल्स टू आई आर या I इक्वल टू V बाई आर, यार V अपॉन आर। तो ये जो I है इट इज एक्चुअली रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, याद है? इसको बोलते हैं चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, और चार्ज फ्लो करता है बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट इज दिस V? पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो करंट, वहां सिर्फ करंट बोलते थे, लेकिन आज के बाद इसको क्या बोलोगे? इलेक्ट्रिक करंट। इसको बोलोगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस भी होता है। और ये है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। तो बेटा यहाँ आपको इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या दिख रहा है? L बाई के ए, इसे बोलते हैं थर्मल रेजिस्टेंस। दिस इज थर्मल रेजिस्टेंस। तो ये है बेटा ओम्स लॉ, थर्मल फिजिक्स में दिस इज ओम्स लॉ। ठीक है, दिस इज हीट करंट, दिस इज टेम्परेचर डिफरेंस एंड दिस इज थर्मल रेजिस्टेंस। तो बेटा यहां से एक छोटा सा कंक्लूजन ये निकल रहा है कि जो थर्मल रेजिस्टेंस है R, that is equal to L divided by K into A। Thermal resistance R is equal to L divided by K into A। What is L? डायग्राम बनाओ यहाँ। L is length of this rod, this conductor। A is area of cross section। K क्या है? कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, सिंपली थर्मल कंडक्टिविटी बोल सकते हैं। ऐसा रिलेशन आपने पहले देखा हुआ है, समझना कहाँ। R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, देखा था? रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है कंडक्टिविटी, तो सिग्मा बोलते हैं उसको। सिग्मा इज 1 बाई, आप 12th में भी पढ़ोगे इसको, बट वही स्टेटमेंट यहां भी वैलिड है। R इज इक्वल टू एल बाय के इंटू ए, एल बाय सिग्मा इंटू ए। सिग्मा इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और के को क्या बोलते हैं? थर्मल। बेटा एक जैसी इक्वेशन है ना, इसलिए हम डायरेक्ट देखो उठाएंगे वहां से कुछ रिजल्ट। यहाँ जो गुड कंडक्टर्स हैं
फॉर गुड कंडक्टर्स K इज हाई, एंड ऑब्वियसली जब K हाई होगा तो R लो होगा। फॉर गुड कंडक्टर्स K इज हाई एंड R इज लो। गुड कंडक्टर्स ऑफ व्हाट? गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। लेकिन अगर थर्मल इंसुलेटर्स होंगे, थर्मल इंसुलेटर्स ऑफ हीट, इंसुलेटर्स के लिए बेटा R इज हाई, K इज लो। वैसे ही वैलिड है जैसे इलेक्ट्रिसिटी में भी है। सो एयर इज ए थर्मल इंसुलेटर। जब आपने हीट को एस्केप नहीं होने देना तो इंसुलेशन करते हैं, इंसुलेशन। एयर इज ए इंसुलेटर। देखो इसके एडवांटेजेस कैसे लेते हैं। जब ट्रैकिंग करने जाते हैं ना, स्पेशली ड्यूरिंग स्नो, तो हमेशा जो टेंट लगाया जाता है उसकी डबल वॉल्स होती रखी जाती है। ये ऐसे नॉर्मली टेंट लगाएंगे, ये एक लेयर बना दी, चलो जी कवर कर लिए। बट व्हेन इट इज एक्सट्रीम कोल्ड इट इज ऑलवेज डबल वॉल्ड। ये डबल वॉल करने से क्या होता है, बीच में एयर ट्रैप हो जाती है, और ये ट्रैप्ड एयर इंसुलेशन प्रोवाइड करती है। ये ट्रैप्ड एयर जो है, दिस डज नॉट अलो हीट फ्रॉम इनसाइड टू गो आउट। ठीक, या जो एक्सट्रीम कोल्डर रीजन है ना, यहाँ देखो हम विंडोज में क्या करते हैं, विंडो में एक ग्लास लगा दिया व्यूइंग के लिए। लेकिन जो बिल्कुल कोल्डर रीजन होंगे, करगिल वालों को पता होगा, उसमें क्या होता है, अगर द्रास वाली साइड चले जाओगे वहां डबल वॉल्स होंगी। ये खिड़की जो है इसमें दो शीशे होंगे, इधर भी और इधर भी, बीच में हवा है, और वो जो ट्रैप्ड एयर है वो इंसुलेशन है। अब शीशा तो लगाना मजबूरी है क्योंकि देखना भी तो है बाहर, नहीं तो पूरा तो ब्लैक कर नहीं सकते उसको। ठीक है, तो दो शीशे लगाते हैं, ट्रैप्ड एयर इंसुलेशन प्रोवाइड करती है। एयर इज इंसुलेटर। या जो थर्मस फ्लास्क होता है, थर्मस फ्लास्क में भी जितना बेटर क्वालिटी का होगा ना, उतने अंदर उसकी लेयरिंग उतनी होगी। ग्लास सिंगल ग्लास होगा तो इतनी ज्यादा इंसुलेशन नहीं होगी। बेटर क्वालिटी होगा तो ये ग्लास का एक लेयर है ऐसे, ये मान लो इसके, ये है फ्लास्क, ये ग्लास का लेयर है, इसके बाहर एक और होगा, पर वो चिपका हुआ नहीं होगा, उसके साथ गैप होगा, और गैप में एयर है, तो एयर क्या है, इंसुलेटर। ग्लास भी इंसुलेटर, एयर भी इंसुलेटर, एंड फिर से ग्लास अगेन इंसुलेटर। अब एयर का तो बना नहीं सकते ना, एयर का ही गोला बना दो। ठीक है, इसलिए मटेरियल यूज करते हैं ग्लास। ग्लास इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। एयर का लेयर हो गया बीच में ट्रैप, वो भी इंसुलेशन। बाहर एक और ग्लास होगा तो मोर बेटर इंसुलेशन। इसलिए जो बेटर क्वालिटी का फ्लास्क होगा, इट कैन कीप द लाइक पानी अगर या चाय या दूध कुछ भी रखा होगा तो इट विल कीप इट वार्म फॉर ए लॉन्गर टाइम। ठीक है, वो एयर की यही प्रॉपर्टी है जिसे बोलते हैं थर्मल इंसुलेशन। कौन से डायरेक्ट रिजल्ट याद रखने हैं, यहाँ यूज करने हैं, फिर इन्हीं का एक्सटेंशन मैं कल बताऊंगा आपको। बेटा अगर हम दो रॉड्स को सीरीज में जोड़ें, मान लो ये एक रॉड है और ये दूसरी रॉड है। इस रॉड की लेंथ है सपोज L1, इस रॉड की लेंथ है L2। इसका जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी वो K1, इसका K2, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम, ताकि बेटर कॉन्टैक्ट हो दोनों का। इसे बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रॉड्स। बेटा जब रॉड्स का सीरीज कॉम्बिनेशन होगा, वी से RS इफेक्टिव रेजिस्टेंस R1 प्लस R2। इफेक्टिव रेजिस्टेंस RS इज इक्वल टू, R1 क्या हुआ, L1 बाय K1A प्लस L2 बाय K2A। अगर एरिया सेम लिया है तो, डिफरेंट लिया होगा तो यहाँ भी A1 A2 लेना। फिर RS कितना हो गया, 1/A L बाय K1 प्लस L1 बाय K1 प्लस L2 बाय
K2 A तो बाहर आ गया। ठीक है, ऐसा पढ़ा हुआ पहले भी, पैरेलल वाले की बात भी करेंगे, बट पहले यहाँ कुछ और कैलकुलेशन K2 लिख लेते हैं। पता चल गया ना, इंडिविजुअली बात की मैंने, ये एक रॉड, इसके सीरीज में दूसरी रॉड जोड़ दी। ठीक है, इंडिविजुअली एक का रेजिस्टेंस R1 है, दूसरे का R2 है, और इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना है R1 प्लस, तो इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी अगर Ks है, देन ये Rs कितना होगा। अगर बेटा इस पूरी रॉड को ऐसे नहीं समझो कि दो का कॉम्बिनेशन है, जस्ट थिंक अबाउट दिस रॉड एज बीइंग वन, लेंथ कितनी हो जाएगी, और थर्मल कंडक्टिविटी है Ks, तो हम ये भी तो बोल सकते हैं दैट Rs इज इक्वल टू L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय Ks इंटू A। कर सकते हैं, दोनों को इक्वेट करो, आपके पास Ks का फॉर्मूला बनेगा। इक्वेट करो 2 और 1 को, और ऐसा ही पैरेलल के लिए भी बनाना है आपने। L1 plus L2 divided by Ks into A is equal to 1 by A L1 by K1 plus L2 by K2। A और A कैंसल, तो ऐसे याद रखना, L1 plus L2 divided by Ks is equal to L1 by K1 plus L2 by K2। जितने मर्जी हो, ये तो दो रॉड से तीन होंगी, तो यहाँ आ जाएगा प्लस L3, यहाँ आ जाएगा प्लस L3 by K3। इसमें एक फॉर्मूला बन जाएगा, अगर आप एक अजम्पशन लो तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख सकते हैं, दोनों की लेंथ अगर बराबर होती। ठीक है, करना आप खुद। अगर L1 और L2 दोनों बराबर होंगे तो मुझे कल बताना Ks कितना आया, एक चीज। और दूसरा आपके लिए काम, अगर दो रॉड्स को जिनकी लेंथ बराबर है, इनको हम पैरेलल में जोड़ते हैं। पैरेलल में जोड़ने का मतलब ये होता है, ये एरिया हो गया A1 प्लस A2। यहाँ आप एरिया डिफरेंट ले लेना, डायग्राम दिखा देता हूँ। जब पैरेलल में जोड़ना होगा, इसको भी कंप्लीट करना इस केस के लिए, और पैरेलल में जोड़ना होगा तो क्या करोगे, ये एक और ये दूसरा, लेंथ L, इसका एरिया A1, इसका A2, K1 K2, तो यहां आप निकालना KP। ठीक है,